नमस्कार। आज हम एक कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो शिक्षकों के अनुभव, उनकी पहचान और एक ऐसे नियम परिवर्तन के इर्द गिर्द घूमती है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, ये टेट वाला मामला। बिल्कुल। टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, वो असल में एक भावनात्मक यात्रा है जो इस पूरे मुद्दे के मानवीय पहलू को सामने लाती है। तो चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जहां से कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक स्कूल की कक्षा है। ठीक है। खिड़कियों से हल्की धूप आ रही है, लेकिन हवा में एक तनाव है, एक टेंशन महसूस हो रहा है। हाँ, तो आज हम इस स्रोत के साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संघर्ष असल में है क्या, दांव पर क्या लगा है, और इस नियम परिवर्तन के पीछे छिपे वो कौन से मुद्दे हैं जो इस कहानी के जरिए उभर कर सामने आते हैं। कहानी का जो केंद्रीय टकराव है वो तो पहली नजर में ही साफ है ना? बिल्कुल। अनुभव बनाम मानकीकृत परीक्षा। सालों का तजुर्बा एक तरफ और दूसरी तरफ एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। क्या होता है जब ऊपर से बनाई गई नीतियां पॉलिसीज जमीनी हकीकत से टकराती है? हाँ, और शिक्षकों की बरसों की मेहनत से। ये कहानी हमें इसी टकराव के बीच ले जाती है। हाँ, और इस टकराव को समझने के लिए मुझे लगता है टेट की पृष्ठभूमि पर एक नजर डालना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बताइए। देखिए, टेट ये शिक्षक पात्रता परीक्षा आमतौर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक जरूरी योग्यता मानी जाती है। एक क्वालिफिकेशन। हाँ, इसका जो घोषित उद्देश्य है वो होता है शिक्षण की गुणवत्ता के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय करना। एक तरह की ऑब्जेक्टिविटी लाना। हाँ, भर्ती प्रक्रिया में। ठीक है। लेकिन जैसा कि ये स्रोत हमें दिखाता है, जब यही मानक उन शिक्षकों पर लागू होते हैं जो सालों से पढ़ा रहे हैं, हाँ, जिन्होंने शायद ये परीक्षा आने से पहले ही अपना करियर शुरू किया था, बिल्कुल, तो सवाल उठता है। क्या सवाल? यही कि हम अनुभव को कितना महत्व दे रहे हैं औपचारिक योग्यता के सामने। यहीं से वो तनाव शुरू होता है जिसे ये कहानी बयां करती है। आपने सही कहा, ये तनाव सिर्फ नीति का नहीं है, ये व्यक्तिगत भी है, बहुत पर्सनल है। बिल्कुल। स्रोत हमें सीधे जयप्रकाश जी के भावनाओं तक ले जाता है। उनके लिए वो नोटिस सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है। कहानी के अनुसार वो कागज उनकी पहचान, उनके आत्मसम्मान, उनके परिवार के भविष्य और सालों की उनकी जो निष्ठा है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। और ये बोझ सिर्फ वही नहीं महसूस कर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है। कहानी बताती है कि कक्षा में बैठे छात्रों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। मानो वो बिना कहे पूछ रहे हों, अगर हमारे शिक्षक ही अनिश्चित है तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल। और यही ये कहानी सिर्फ एक नियम परिवर्तन की खबर से आगे बढ़ जाती है। ये मानवीय अनुभव का एक दस्तावेज बन जाती है। सही कहा। ये आंकड़ों या नियमों का खेल नहीं है, ये जीते जागते इंसानों की कहानी है, उनके आत्मसम्मान की कहानी है जो उन्होंने सालों की मेहनत से कमाया है। उन छात्रों के भरोसे की कहानी है जो इन शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि अपना गाइड, अपना मार्गदर्शक मानते हैं। हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जयप्रकाश जी और उनके जैसे कई शिक्षक ये महसूस करते हैं कि उनका तजुर्बा, उनके क्लासरूम में बिताए हजारों घंटे उनको अब महज एक परीक्षा के स्कोर में घटा दिया जा रहा है, जैसे सब कुछ एक नंबर में सिमट गया हो। हाँ, ये अनुभव के अवमूल्यन की पीड़ा है, डीवैल्यूएशन, और ये इस कहानी के केंद्र में है। और ये पीड़ा या असंतोष फिर सड़कों पर उतर आता है, जैसा अक्सर होता है। कहानी हमें शाम की विरोध प्रदर्शन का एक बहुत सजीव चित्र दिखाती है। स्कूल के बाहर शिक्षकों की भीड़ है, हवा में शिक्षकों के लिए न्याय, जस्टिस फॉर टीचर्स के नारे गूंज रहे हैं। माहौल गर्म होगा बहुत। उनके हाथों में पोस्टर है जिन पर साफ लिखा है टीईटी नियम परिवर्तन, अनुभव मायने रखता है, एक्सपीरियंस मैटर्स। सीधा संदेश। बिल्कुल। माहौल में गुस्सा है, निराशा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी है कि शायद उनकी आवाज सुनी जाएगी। और इसी भीड़ में एक युवा शिक्षक का सवाल कहानी को और गहरा कर देता है। वो पूछता है, क्या ये सिर्फ अनुभवी शिक्षकों की लड़ाई है? इस सवाल पर जयप्रकाश जी का जवाब वो इस संघर्ष के दायरे को और फैला देता है। कहानी के मुताबिक वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो कहते हैं, नहीं, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नौकरियों की नहीं है, ये उन लाखों बच्चों के भविष्य की भी है जिन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, तजुर्बा और समझ चाहिए। अच्छा, ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा भी है। हाँ, वो कहते हैं, अगर अनुभव को किनारे कर दिया गया तो शिक्षा महज खाना पूर्ति बनकर रह जाएगी।
ये एक बड़ा तर्क है। और यही कहानी उन बुजुर्ग शिक्षकों की चिंता को भी सामने लाती है जो दशकों से पढ़ा रहे हैं। उनका दर्द बहुत सीधा और सच्चा है। वो कहते हैं, हमने अपनी जिंदगी शिक्षा को दे दी, अब इस उम्र में परीक्षा क्यों? ये सवाल तो उठेगा ही। हाँ, क्या हमारे सालों के काम का कोई मोल नहीं? क्या एक परीक्षा हमारे दशकों के अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है? यहीं पर वो पूर्वव्यापी प्रभाव वाला मुद्दा आ जाता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मुद्दा बहुत अहम है। समझाएंगे जरा इसे? इसका सीधा मतलब है कि नियम उन लोगों पर भी लागू किए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां सालों पहले शुरू की थीं, शायद तब जब ये नियम थे ही नहीं। अच्छा, तो ये तो अन्याय हुआ ना? यहीं से अन्याय की भावना और तीव्र हो जाती है। जहां तक सामूहिक कार्रवाई मतलब इस विरोध प्रदर्शन की बात है, ये अक्सर तब होते हैं जब लोगों को लगता है कि उनकी पेशेवर पहचान, उनकी आजीविका, उस पर सीधा हमला हो रहा है। यहाँ जो तर्क दिए जा रहे हैं, जैसा स्रोत हमें बताता है, वो कई स्तरों पर हैं। पहला, अनुभव का वो मूल्य जिसे शायद कोई मानकीकृत परीक्षा पूरी तरह माप ही नहीं सकती। सही बात। दूसरा, जैसा आपने बुजुर्ग शिक्षकों के हवाले से कहा कि जो करियर स्थापित हो चुके हैं, उन पर नए मानक थोपने की निष्पक्षता पर सवाल, ये कितना फेयर है। और तीसरा, एक मजबूत कड़ी बनाना शिक्षक की गुणवत्ता, जिसे यहाँ अनुभव से जोड़ा जा रहा है, और छात्रों के बेहतर भविष्य के बीच। तो ये नारे अनुभव मायने रखता है, ये सिर्फ नौकरी बचाने की अपील नहीं है। नहीं, ये उससे बढ़कर है। ये शिक्षण के अर्थ को परिभाषित करने का प्रयास भी है। इस भावनात्मक और तर्कपूर्ण बहस के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। अच्छा, क्या होता है? मोबाइल फोन पर एक संदेश तेजी से फैलता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी नियुक्तियों पर पुनर्विचार का आदेश दिया है। ओह, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, स्रोत बताता है कि इस खबर से भीड़ में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर उम्मीद और उत्साह की एक लहर दौड़ जाती है। समझ सकता हूँ, एक राहत मिली होगी। हाँ, लगता है जैसे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण जीत मिली है। ऐसे मामलों में कानूनी हस्तक्षेप अक्सर एक निर्णायक मोड़ साबित होता है। हाँ, ये प्रभावित लोगों को एक औपचारिक मंच देता है, उनकी शिकायतों को एक तरह की वैधता देता है और एक उम्मीद जगाता है कि शायद सिस्टम उनकी सुनेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्रोत हमें दिखाता है, जयप्रकाश जी की प्रतिक्रिया में एक सतर्कता भी है, एक कॉशन है। मतलब? वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। सरकारी और प्रशासनिक नीतियां वो अभी भी रास्ते में खड़ी हैं। अच्छा। ये कहानी की जटिलता को बनाए रखता है। कोई आसान जीत नहीं है, बल्कि संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। तो कानूनी हस्तक्षेप राहत तो देता है, पर जमीनी लड़ाई अभी बाकी है। बिल्कुल। और ये लड़ाई वापस क्लासरूम तक पहुंचती है, और एक बहुत ही मार्मिक अंदाज में। कैसे? जब जयप्रकाश जी अगले दिन क्लास में जाते हैं तो एक छात्र कहानी के अनुसार धीरे से उनसे कहता है, सर, आप हमेशा हमें न्याय और नियमों के बारे में पढ़ाते हैं और अब आप खुद न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ओह, ये तो बच्चों की नजर बहुत पैनी होती है। हाँ, ये टिप्पणी सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं है, ये उस विडंबना को उजागर करती है जिसे शिक्षक महसूस कर रहे हैं। ये दिखाता है कि छात्र भी इस संघर्ष के गवाह बन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। जयप्रकाश जी का जवाब, जैसा कहानी में बताया गया है, वो उनके संघर्ष को एक नया आयाम देता है। क्या जवाब देते हैं वो? वो हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ बेटा, और ये लड़ाई यही साबित करने के लिए है कि न्याय सिर्फ किताबों और नियमों में नहीं होता, बल्कि अनुभव, समझ और संवेदना में भी बसता है। यही है ना कहानी में? हाँ बिल्कुल यही। इस एक वाक्य से उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की नहीं रहती, ये शिक्षा के मूल्यों की लड़ाई बन जाती है। कहानी का एक और गहरा क्षण आता है रात के सन्नाटे में। स्कूल की खाली इमारत में जयप्रकाश जी अकेले खड़े हैं। उनके सामने वही टीईटी का नोटिस है, पास में बच्चों की तस्वीरें हैं, क्लासरूम की पुरानी यादें। वो पल जरूर भारी होगा। हाँ, स्रोत बताता है कि इसी पल उन्हें एक गहरी अनुभूति होती है, एक रियलाइजेशन। उन्हें लगता है कि ये नियम परिवर्तन महज एक प्रशासनिक फैसला नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये उस चीज पर हमला है जिसे कहानी शिक्षा की आत्मा कहती है। शिक्षा की आत्मा? हाँ, यानी वो जुनून, वो मानवीय जुड़ाव, वो संवेदना जो शिक्षण को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन बनाती है। ये एक महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव है, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। कैसे? यहाँ मुद्दा व्यक्तिगत पीड़ा या पेशेवर अन्याय से ऊपर उठ जाता है। ये शिक्षा के मूल सिद्धांतों की रक्षा का बन जाता है।
कहानी का इस संघर्ष को शिक्षा की आत्मा बचाने की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करना ये ये बेहद शब्द- शक्तिशाली है। हाँ, ये शब्द बहुत वजनदार है। बिल्कुल, ये न केवल संघर्ष को एक नैतिक बल देता है बल्कि व्यापक समाज को भी इससे जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत अनुभव जब सही ढंग से व्यक्त किया जाए तो एक बड़े साझा उद्देश्य का प्रतीक बन सकता है और लोगों को प्रेरित कर सकता है। तो अब ये अनुभव बनाम मानकीकरण की बहस नहीं रही, ये अब शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य की बहस बन जाती है। और इसी बदली हुई समझ के साथ संघर्ष की रणनीति भी बदलती है। अच्छा, वो कैसे? कहानी बताती है कि अगले दिन से जयप्रकाश जी और उनके साथी शिक्षक सिर्फ सड़कों पर नहीं उतरते, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में भी अपनी आवाज उठाते हैं। जस्टिस फॉर टीचर्स और टीईटी रूल चेंज इम्पैक्ट्स जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं। अच्छा, डिजिटल एक्टिविज्म। हाँ, कहानी के अनुसार उन्हें आम लोगों का भी जबरदस्त समर्थन मिलता है। लोग मानने लगते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ शिक्षकों की नहीं बल्कि हर उस बच्चे की है जिसे एक अच्छा शिक्षक पाने का हक है। तो मुद्दा फैल गया। हाँ, ये दिखाता है कि मुद्दा अब सिर्फ प्रभावित शिक्षकों तक सीमित नहीं रहा। जयप्रकाश जी के अपने शब्दों में भी ये बदलाव साफ झलकता है। वो अब सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैसा वो बच्चों से कहते हैं, कहानी के अनुसार हम लड़ रहे हैं ताकि तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए तुम्हें सबसे अच्छे शिक्षक मिले। ये बहुत शक्तिशाली बात है। हाँ, वो कहते हैं जिनके पास सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि अनुभव और दिल भी हो। इस लड़ाई में तुम भी हमारे साथ हो। वाह। कहानी की आखिरी तस्वीर हमें यही दिखाती है, शिक्षक और छात्र एक साथ खड़े हैं, एक साझा उद्देश्य के लिए, व्यवस्था से सवाल पूछने के लिए तैयार। ये सिर्फ एक नौकरी बचाने की लड़ाई नहीं लगती, अब ये शिक्षा के भविष्य को बचाने की लड़ाई नजर आती है। ये आधुनिक एक्टिविज्म का एक अच्छा उदाहरण है, जी। जहाँ जमीनी स्तर का विरोध मतलब ग्रास रूट प्रोटेस्ट और डिजिटल लामबंदी वो साथ साथ चलते हैं। हाँ, दोनों का संगम। बिल्कुल। सोशल मीडिया ने निश्चित रूप से आवाजों को दूर तक पहुंचाने और समर्थन जुटाने के नए और ताकतवर तरीके दिए। सही बात है। और यहाँ आकर कहानी का जो अंतिम निष्कर्ष है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि मामला सिर्फ टीईटी के एक नियम का नहीं रह गया है। तो ये क्या बन गया है? ये सामाजिक न्याय और शिक्षा के अधिकार से जुड़ी एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है। ये हमें याद दिलाता है कि अक्सर जो छोटे मोटे नीतिगत विवाद दिखते हैं उनके पीछे समाज में चल रहे गहरे वैचारिक संघर्ष और मूल्यों की टकराहट छिपी होती है। जैसे इस मामले में अनुभव बनाम मानकीकरण, व्यक्ति बनाम व्यवस्था और शायद सबसे अहम शिक्षा का असली मकसद क्या हो। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें तो ये एक व्यक्ति की चिंता से शुरू होती है। जयप्रकाश जी का नोटिस। हाँ, फिर ये एक सामूहिक आवाज बनती है, विरोध प्रदर्शन, नारे, एकजुटता। फिर इसमें कानूनी दांव पेंच आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हाँ, वो मोड़। और अंत में ये एक गहरे उद्देश्य में बदल जाती है, शिक्षा की आत्मा की रक्षा। लेकिन वो केंद्रीय तनाव, अनुभव बनाम मानकीकरण। हाँ, अनुभव को महत्व दें या मानकीकृत नियमों को, वो पूरी कहानी में लगातार बना रहता है ना। वो कोर टेंशन है। और अगर हम सिर्फ स्रोत पाठ के आधार पर बात करें तो कहानी की जो समापन पंक्तियां हैं वो इस संघर्ष के सार को बखूबी पकड़ती हैं। क्या है वो पंक्तियां? टीईटी का नियम बदल सकता है पर अनुभव और सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता। शिक्षा केवल पढ़ाने और सीखने का नाम नहीं है, ये लड़ने और न्याय की नींव भी है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, ये पंक्तियां इस विचार को मजबूती देती हैं कि ये लड़ाई किसी एक नियम से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये शिक्षा के असल मायने, अनुभव के स्थायी मूल्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की जरूरत पर एक टिप्पणी है। ये दिखाती है कि कैसे एक नीतिगत मुद्दा अंततः मूल्यों की लड़ाई बन जाता है। ये कहानी वाकई हमें शिक्षा में नीति निर्धारण और जमीनी हकीकत यानी शिक्षकों के जीवंत अनुभव के बीच के उस नाजुक संतुलन पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। तो शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल ये हो सकता है जो इस स्रोत से ही उभरता है, जब मानकीकरण और निष्पक्षता लाने के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं जैसे कि टेट, जब वो शिक्षण के उस गहरे मानवीय, भावनात्मक और अनुभव आधारित पहलू से टकराती हैं, तो क्या होता है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। इस टकराव का शिक्षा की गुणवत्ता पर, शिक्षकों के मनोबल पर और अंततः छात्रों के सीखने पर क्या असर पड़ता है? ये सवाल शायद हमें नीतियों के प्रभाव को सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि इंसानी कहानियों में देखने के लिए प्रेरित करे।